और 8th हाउस जिसे मोस्टली डेथ हाउस भी कहते हैं, राइट? हाँ जी, 8th हाउस डेथ का कारक है। तो हम इसे बिल्कुल मतलब 100% नेगेटिव हमें इसे लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप 12th हाउस के बारे में बताना चाहेंगे? आपको पता है अमावस्या से लोग डरते भी हैं। जी। तो आपके हिसाब से हमें ये तीनों चीजों को कंसिडर करना जरूरी है जब कोई भी इसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं। कुंडली में जैसे कहते हैं कि 12 घर होते हैं, तो जिसमें से 3 घर बुरे माने जाते हैं। आई मीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 6th, 8th और 12th शायद। प्लीज बुरा यू कोई करेक्ट मी। घर नहीं है। 6th हाउस आपने बुरा बताया ना प्रिया जी? जी 6th हाउस से हमें क्या मिलता है? जी बीमारी, परेशानी, कर्जा। अब आप कहोगे बीमारी तो खराब है, कर्जा भी खराब है। 6th हाउस से हमें बीमारी, परेशानी, कर्जा तीनों चीज मिलती है। ये बात नेगेटिव है, बट इसका पॉजिटिव पार्ट भी है। बीमारी शरीर में आई तो उसको दूर भी होना ज़रूरी है। तो 6th हाउस बेसिकली संघर्ष का, बीमारी से संघर्ष, कर्जों से संघर्ष। हमें जो भी संघर्ष आता है तो इंसान मजबूत बनता है। संघर्ष कहते हैं ना कि वक्त बुरा आने पर कोई व्यक्ति निखर जाता है और कोई व्यक्ति बिखर जाता है। तो 6th हाउस में अगर उसके शुभ ग्रह यानी कि केतु, केतु विजय का कारक है, हर चीज में विजय। शत्रु उसके पैदा हो रहे हैं, कोर्ट केस हो रहा है, कोर्ट केस का भी कारक 6th हाउस होता है। कोर्ट केस में विजय प्राप्त करनी है तो केतु स्ट्रांग है उसका, तो उसको विजय प्राप्त हो जाएगी। और अगर उसका बीमारी से संघर्ष है, उसको गुरु बैठा है उसके 6th हाउस में, तो बीमारी से उसको परेशानी से निजात मिल जाएगी। कर्जे कर्जे अक्सर बिजनेसमैन लेते ही, तो 6th हाउस एक्टिव, अगर बिजनेसमैन लोन की अप्लाई करता है तो उसको लोन ना मिले, अगर 6th भाव एक्टिव ही नहीं है तो उसको लोन ही नहीं मिलेगा, वो बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। तो क्या 6th हाउस जरूरी नहीं है? 6th हाउस जरूरी है, उसको लोन चाहिए, उसको आगे बढ़ना है, तो 6th हाउस लोन का मिलना जरूरी है। और कोर्ट केस में जीतना जरूरी है। किसी के पुराने प्रॉपर्टी के केस चल रहे होते हैं, वो केस डालता है, कोई किसी ने किसी का गलत किया होता है, तो 6th भाव अगर वो एक्टिव नहीं करेगा तो कानून से जीतेगा कैसे? वो किसी पे केस करता है, किसी ने उसका पैसा लेके चला गया, उसने केस करा, तो 6th हाउस उसका एक्टिव हो गया, तो 6th हाउस से विजय भी प्राप्त होती है। 6th हाउस से आपको बीमारी प्राप्त हुई लेकिन उससे लड़ने की क्षमता भी प्राप्त हुई। 6th हाउस से आपको परेशानी आई लेकिन परेशानी से आपको फल भी प्राप्त होगा संघर्ष करने का। संघर्ष करने से आप में पॉजिटिव आती है, आपको मेहनत करना चाहिए। सो 6th हाउस आपको मेहनत करने की प्रेरणा देता है, इसलिए 6th हाउस का पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। ठीक है। और 8th हाउस जिसे मोस्टली डेथ हाउस भी कहते हैं, राइट? हाँ जी, 8th हाउस डेथ का कारक है, गड्ढे का जाने का कारक है, कुछ हद तक हम दूर यात्रा का भी कारक मानते हैं उसमें। जलीय यात्रा, जिसमें जल की यात्रा, दूर समुद्री यात्रा जिसको हम बोलते हैं। अब आप नेगेटिव पॉइंट देखें तो उसमें गड्ढे में तो जो भी बंदा जाएगा गिरेगा, चोट लगेगी, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। अष्टम भाव मृत्यु का, दुख का आपका कारक होता है। दुख किसी को नहीं चाहिए, बिल्कुल। दुख किसी को नहीं चाहिए, बट सुख का कारक है। पताल में जाने के बाद, गड्ढे में पताल, हम इसको पताल मानते हैं, पताल में जाने के बाद क्या मिल सकता है? पताल लोक में धन है, तो गड्ढे में गिरने के बाद गड्ढे में ही धन होता है। वहीं से जितने भी आपके लॉटरी खेलने वाले, सट्टा खेल, जिसको हम सट्टा रूप देते हैं, आजकल बहुत ज्यादा चलता है, सट्टा खेलने वाले, उनको धन की प्राप्ति वहीं से होती है। और अगर अष्टम भाव में सूर्य बैठा है किसी का अच्छा, जैसे अन्ना हजारे, वो अपने सच पे पूरी दुनिया को हिला दिया उन्होंने। तो जिसका अष्टम भाव में सूर्य बैठा है, वो अगर सच पे टिका रहे तो पूरी दुनिया उसके नीचे है। और शास्त्रों में ये कहा भी गया है, अगर किसी के अष्टम भाव में सूर्य है और किसी की मृत्यु नजदीक है, अगर वो उसके पास बैठा है तो मृत्यु जब तक नहीं आएगी जब तक वो बंदा हटेगा नहीं। तो इसीलिए अष्टम भाव से धन भी मिलता है। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भी कारक है। सबको चाहिए पैतृक संपत्ति, सबको चाहिए। सब ये कहते हैं हमारे पिताजी हमें क्या दे के जा रहे हैं,
हमारे पिताजी क्या देखे जा रहे हैं, तो पैतृक संपत्ति उसको मिलेगी या नहीं, ये अष्टम भाव से ही देखा जा सकता है। पितृधन जिसको हम बोलते पितृधन, हैं ना, ओके। तो इसीलिए पैतृक संपत्ति का कारक अष्टम भाव होता है। ओके। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है, हम जब कभी कुंडली दिखाने कोई व्यक्ति आता है, हम उसको बोलते हैं पितृदोष है। तो पितृदोष बोलते हैं, वो कहता है कि हमारे पिताजी के, हमारे दादा के कर्म हमें क्यों मिल रहे हैं भाई, कर्म उन्होंने करे, फल हमें मिल रहा है, ये तो कोई बात नहीं, उन्हें गलत बात है जी। लेकिन मैं ये कहता हूं, जब पैतृक संपत्ति चाहिए उन्हें, कर्म उन्होंने करे, प्रॉपर्टी उन्होंने कमाई, फिर तुम्हें क्यों मिलेगा। लेकिन उनको चाहिए पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं चाहिए ना किसी को, लेकिन पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी आता है। पितृदोष भी आएगा तो पैतृक संपत्ति भी आपको मिल रही है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, बट अष्टम भाव से हमें काफी अच्छा कुछ मिलता है और सावधान रहने की प्रेरणा भी मिलती है। तो क्या अष्टम भाव में अच्छे ग्रह बैठेंगे तो उसका असर अलग होगा, और बुरे ग्रह अगर अष्टम भाव में बैठेंगे तो उसका असर कैसा होगा? बुरे प्रभाव बैठेंगे, जैसे मैंने आपको बुलाया, उसको राह चलते, जैसे कहते हैं ना, अंधे को ठोकर नहीं लगती और देखने वाले को ठोकर लग जाती है। तो उसको ठोकर लगी, उसको चोट लग सकती है अष्टम भाव से। अष्टम भाव से उसकी घुटने का, कहते हैं ना, घुटने का ऑपरेशन होना है 40 साल की उम्र के बाद, 45 साल की उम्र के बाद घुटने खराब हो गए तो अष्टम भाव एक्टिव हो जाता है उसका। तो अष्टम भाव एक्टिव होते ही उसके घुटनों पे इफेक्ट आता है और बीमारी आती है, एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, आपका धन जो फंस जाता है, आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, किसी के साथ धोखा मिलना, वो अष्टम भाव का कारक हो जाता है। अष्टम भाव एक्टिव होते ही आपका धन फंस जाएगा। तो वो बुरे ग्रह के अष्टम भाव में बैठने से होता है? बिल्कुल, बुरे ग्रह से बैठने से होता है, बुरे ग्रह की दृष्टि से होता है, बुरे ग्रह की दशा से होता है। अष्टम भाव की दशा चल रही है, उस भाव में भी होता है, ये उस दशा में भी हो सकता है आपका। ओके। तो हम इसे बिल्कुल, मतलब 100% नेगेटिव हमें इसे लेने की जरूरत नहीं है? 100% नेगेटिव और 100% पॉजिटिव नहीं होता। 100% नेगेटिव और पॉजिटिव जब होता है, उसके कर्म और भाग्य दोनों मिलके 100% बनाते हैं। ओके। तो अभी आप 12th हाउस के बारे में बताना चाहेंगे? 12वां घर, देखो खर्चा सबको करना है जी। खर्चा करना है, चाहे पॉकेट में पैसे हो ना हो, आजकल क्रेडिट कार्ड, लोन, खर्चा करना है, शॉपिंग करनी है, सबको शॉपिंग पसंद है। तो वो 12वां घर है खर्च का। हम कुंडली के 12 घर को देखें ना, तो जिंदगी हमारे को चलाने के लिए सारे भगवान ने हमारे को साधन दे दिए। तो खर्च करने का साधन है, वहां से हमें एक्सीडेंट के बाद हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल का कारक है, लेकिन किसी ने गलत कर्मा कर दिया, जैसे 6th हाउस का आपने बोला, 6th हाउस से 7th हाउस होता है आपका 12वां घर। कोर्ट केस से कहाँ जाते हैं हम, जेल में। तो 12वां घर एक्टिव होते ही जेल यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। बट 12वां घर विदेश यात्रा का भी है। अगर विदेश यात्रा होनी है तो 12वें घर को एक्टिव होना बहुत जरूरी है। इसीलिए 12वां घर शुभ भी है, क्योंकि विदेश यात्रा से आपको धन भी प्राप्ति हो सकती है, रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। तो विदेश यात्रा और खर्च कम करके 12वें घर के दुष्प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। ओके। आचार्य जी, मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग हैं जो लगन से देखते हैं सारी कुंडली, और कुछ लोग हैं जो नक्षत्र से या फिर राशि से देखते हैं। तो एक्चुअली किस चीज़ को हमें ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए, या कौन सी चीज़ आप रेकमेंड करते हैं कि देखना सही होगा? लगन कुंडली आपको पास्ट लाइफ के कर्मा को रिप्रेजेंट करती है। पास्ट लाइफ से आपको क्या मिला, पास्ट लाइफ से आपको कैसे प्लेनेट मिले, कितना आपको भाग्य में लिखा हुआ है। कहते हैं ना, भाग्य से अधिक नहीं मिल सकता आपको। तो कितना आपको किस डायरेक्शन में जाना है, वो पास्ट लाइफ से आप लिखवा के आए। चंद्र कुंडली, राशि कुंडली, जिस व्यक्ति की चंद्र कुंडली होती है उसकी राशि कुंडली मानते हैं जी। जिस जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा होता है, उस व्यक्ति की वो राशि होती है। आपको राशि जानना है तो अपनी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है वो देख लें, उस नंबर पे उसकी राशि होती है। कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर स्थित होता है उस व्यक्ति की वो राशि होती है। कर्क लगन है और चंद्रमा चौथे भाव में बैठा है तो उसकी तुला राशि हुई। इस प्रकार चंद्र का जो राशि गोचर होता है, जब भी प्रेजेंट में जो प्लैनेट होते हैं, हम उसके आधार पर प्रेजेंट का जो समय होता है वो चंद्र राशि के अनुसार निकाला जाता है। लगन राशि से हम उसके पिछले पास्ट लाइफ का और चंद्र राशि से प्रेजेंट का समय
हम निकाल के अध्ययन करके उसको बता सकते हैं इस समय उसको क्या प्राप्त हो सकता है, क्या अशुभ है, क्या अशुभ। और नक्षत्र? नक्षत्र एक सूक्ष्म ज्ञान है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। वो चंद्रमा का जैसे राशि परिवर्तन 2.25 दिन में करता है। बेसिकली आपने देखा होगा किसी को बुखार आ जाता है तो डॉक्टर के पास आप जाते हो दवाई लेने, वो कहता है कि 3 दिन की दवाई ले जाओ। वो 3 दिन की क्यों देता है? क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में गोचर हो जाता है, 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है, तो उसका मन परिवर्तन हो गया। मन परिवर्तन हो गया, वो ठीक हो जाएगा, नेगेटिविटी उससे दूर हो जाएगी, उसका बुखार उतर जाता है। 90% ऐसा हो सकता है, 10% केस में ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन इंतजार करो और बुखार उतर जाए। दवाई लेनी बहुत जरूरी है। तो चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करता है तो व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव आता है। 15 दिन आपके पूर्णिमा के होते हैं। चंद्रमा उस समय बड़ा स्ट्रांग होता है। उस समय शुक्ल पक्ष का जो हम समय मानते हैं, शुभ समय मानते हैं। 15 दिन चंद्रमा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो व्यक्ति का जो मन है, जो आत्मविश्वास है, बहुत बढ़ जाता है। पूर्णिमा तक बहुत बढ़ जाता है, इसलिए पूर्णिमा का महत्व है। और जब चंद्रमा घटने पर आता है तो व्यक्ति का मन उथल पुथल होता है और अमावस्या आती है। तो आपको पता है अमावस्या से लोग डरते भी हैं जी। तो चंद्रमा जब डाउन होता है, मन डाउन होता है, कुछ करने का मन नहीं करता। आपके साथ कुछ नेगेटिव नहीं हुआ बट कुछ करने का मन ही नहीं करा। ये क्या है? ये चंद्रमा है। चंद्रमा जब दूषित हो गया, चंद्रमा, तो हम है ना, जब भी हमारा मन डिप्रेशन में या कहीं जाता है तो हम है ना पानी के पास जाते हैं, समुद्र के पास जाके बैठते हैं, ठंडी हवा में बैठते हैं। तो हम कोशिश करते हैं हमारा मन पॉजिटिव एनर्जी में है। तो चंद्रमा जब डाउन होगा, जब दूषित होगा, तो उसका मन खराब हो जाता है। तो ये है नक्षत्र का। नक्षत्र में जब परिवर्तन होता है तो उसके हर राशि के नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, प्रथम चरण, सेकंड चरण, तृतीय चरण। तो ऐसे ही नक्षत्र में जब वो परिवर्तन होता है, ऐसे ही प्रभाव कम या ज्यादा होता रहता है। तो आपके हिसाब से हमें ये तीनों चीजों को कंसिडर करना जरूरी है जब कोई भी उसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं किसी भी कुंडली को? कुंडली में 16 कुंडलियां बनती हैं अलग अलग प्रकार की। हमें सिर्फ जो सुनने में आता है जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमास कुंडली, 3 कुंडलियां सुनने में आती हैं, इसलिए हम उसको ज्यादा सोचते हैं या मानते हैं कि इसी से अध्ययन होके हमारा एनफ हो जाता है। बट कुंडली को पूरा सूक्ष्म तरीके से अध्ययन किया जाता है। कुंडली आपके बारे में वो ज्ञान देती है जो आपको फ्यूचर का निर्माण आपके करना है ना, तो आपको कैसे चलना है, कैसे आपको रहना है। तो कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन करके अगर सामने वाले को बता दिया जाए तो उसका जीवन सरल हो। तो हमें अभी इस पूरे एपिसोड से ये समझ में आ रहा है कि कुंडली कितनी ज़रूरी है। वैसे तो ज़रूरी है, आजकल सभी लोग कुंडली को बहुत ज़रूरी मान भी रहे हैं। लोग कुंडली के हिसाब से काफ़ी चीज़ें प्लान भी कर रहे हैं और आपने हमें बेसिक आइडिया भी अभी दे दिया। तो आई होप के सारे हमारे जो ऑडियंस है उन्हें काफ़ी हद तक समझ में भी आ गया होगा। बेसिक्स तो आइडिया लग गया। बाकी जब वो हमें देखते रहेंगे आगे के एपिसोड्स में हम और डिटेल में बात करेंगे, जहाँ पे आप हमें और अपने बताएंगे आइडियाज़ और कैसे इसे हम और समझ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। सो बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात कर। मुझे भी मज़ा आया और माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। जी, जय माता दी। जय माता दी।